आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। ये देश की पहली महिला सीरियल किलर केडी केम्पम्मा की, जिसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मंदिरों में पूजा के बहाने औरतों को अपना शिकार बनाया। कैसे एक आम सी दिखने वाली औरत, किसी के घर में पोछा लगाने वाली औरत ने सीरियल किलर बनने की राह चुनी। जानिए इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उस दिन वह पूरा परिवार पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में यह विशेष पूजा कराने के लिए आनंदी आने वाली थी। आनंदी के अनुसार सारी व्यवस्था हो चुकी थी और दंपति अपने परिवार की खुशहाली की पूजा के लिए तैयार थे। आनंदी आई और उसने घर में सब तैयारी देखने के बाद पूजा की विधि शुरू की, तो घर में मौजूद कुछ लोगों ने विधि को लेकर टोकना शुरू किया। आनंदी ने उनसे चुप रहने को कहा और प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही एक सदस्य को चक्कर आने लगे, तो कुछ और को शक हुआ। आनंदी से सवाल जवाब के बीच घर के कुछ लोगों को शक हुआ, तो किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाए जाने के दौरान आनंदी ने पूजा में रखे गहने चुराकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ी गई और फिर पुलिस के हवाले कर दी। बेंगलुरु पुलिस ने उससे सवाल जवाब करना शुरू किया, तो पता चला कि इस महिला का असली नाम केडी केम्पम्मा था। इस महिला ने बड़ी चतुराई से जवाब दिए, लेकिन साल 2001 में चोरी की कोशिश के इल्ज़ाम में इस 6 महीने की कैद की सज़ा हुई थी। दूसरी बात यह कि जेल में आकर केम्पम्मा को एक तसल्ली और मन ही मन खुशी थी कि उसे कम जेल हुई है और उस गुनाह का तो अब तक किसी को पता ही नहीं है जो वह 2 साल पहले कर चुकी थी। जेल में रहते हुए केम्पम्मा खाली वक्त में अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचा करती, तो उसे सब याद आता। एक कहानी की तरह उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी यादों में घूमती रहती। वह कहानी कुछ इस तरह थी। सालों पहले उसकी शादी देवराज नाम के एक दर्जी के साथ हो गई थी। देवराज अपने काम से उतने ही पैसे कमा पाता था जितने में ज़रूरतें जैसे तैसे पूरी हो सकती थी। हसरतें तो दूर की बात थी, और केम्पम्मा की हसरतें बहुत थी। उसे खूब सारे गहने, पैसे, बड़ा घर और एक आलीशान ज़िंदगी चाहिए थी। वह देवराज के बच्चों की माँ बनती रही, लेकिन उसकी हसरतें उसके दिल में मचलती रही। देवराज को किसी तरह राजी कर उसने कमाने के लिए खुद भी कुछ काम करने शुरू किए। पहले पहल वह घरों में काम करती थी, फिर उसने चिटफंड का धंधा शुरू किया था। धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी वक्त केम्पम्मा का लालच बीच में आ गया और उसने चिटफंड में निवेश करने वालों का पैसा हड़पना शुरू किया। इस बात को लेकर देवराज के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता, लेकिन केम्पम्मा कह देती कि जो होगा वह निपट लेगी। होता क्या, केम्पम्मा की धोखाधड़ी ज़्यादा चली नहीं और एक दिन पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसे जेल हो गई। जब केम्पम्मा 1998 में जेल से छूटकर आई, तो उसके पति और बच्चों के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं रह गई। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ देर को केम्पम्मा दुखी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसके पास मौका है, वह अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी खुद हासिल कर ले। उसने कुछ छोटे मोटे काम किए, जैसे घरों में साफ सफाई या रसोई का काम या कुछ दुकानों पर इसी तरह का काम। फिर उसे एक ज्वेलरी स्टोर पर काम मिला। यहाँ चमचमाते गहनों और सोने चांदी की चीज़ों के बीच उसका मन रम गया। यहाँ वह रईस घरों की औरतों को आते देखती और उन्हें देखकर अपनी किस्मत को कोसती, लेकिन उन औरतों की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। केम्पम्मा सोने चांदी के कारीगरों के साथ भी खूब बातें करती थी और इस काम के बारे में जानने की कोशिश करती थी। यहाँ उसे बहुत सी बातें पता चली थी, जैसे सोने के काम में किन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और उनका असर क्या होता है। रईस घरों की औरतों की बातों से उसे उनकी सोच का अंदाज़ा हुआ। मन ही मन केम्पम्मा एक पूरी कहानी और अपनी आने वाली ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशों के सांचे में ढाल रही थी।
उसे साल भर से ज़्यादा हो चुका था अपना घर छोड़कर इधर उधर काम करते हुए। अब वह अपनी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त मोड़ के बारे में सोच रही थी, जिससे उसके सारे सपने पूरे हो सके। वह नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। एक दिन मंदिर में एक शादीशुदा औरत ममता से उसकी मुलाकात हुई। ममता ने बातों बातों में बताया कि उसे संतान नहीं हो रही है, इसलिए वह एक पंडित द्वारा बताए गए उपाय के मुताबिक रोज इस मंदिर में आकर पूजा पाठ करती। केम्पम्मा कई दिनों तक ममता से मिलती रही और उसकी बातें सुनती रही। एक दिन ममता ने कहा कि लंबे समय से यह करने के बावजूद उसे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ममता दुखी थी और केम्पम्मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी विशेष पूजा के बारे में जानती हूँ जिससे तुम्हें बच्चा हो सकता है। मैं पहले एक पुजारी के घर काम करती थी और उन्हीं से मैंने इस मंडल पूजा का विधि विधान सीखा है। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, लेकिन पूजा है बड़ी कठिन, इसलिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। ममता के लिए किम्पम्मा की यह बात जैसे दर्द का मरहम बन गई थी। वह हर बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गई और जल्द उसने इस पूजा के लिए मिन्नतें की। तब किम्पम्मा ने मुहूर्त देखकर तारीख तय की और फिर ममता को नियम बताए। पहला, इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, अपने पति को भी नहीं। अगर इस पूजा के बारे में किसी को पता चल जाए तो फल नहीं मिलता। दूसरा नियम यह है कि इस पूजा का फल केवल शादीशुदा औरतों को मिलता है, इसलिए भगवान को खुश करने के लिए खूब सारे सुंदर और कीमती कपड़े और जेवर पहन कर आना, बिल्कुल दुल्हन की तरह, तभी गोद हरी भरी होगी। और तीसरा नियम यह है कि पूजा की सामग्री और प्रसाद तुम ही बनाकर लाओगे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। मन से यह पूजा करोगी तो ठीक 9 महीने में तुम्हें बच्चा हो जाएगा। ममता यह सब सुनकर हर बात मानने के लिए राजी हो गई। उसने जगह पूछी तो केम्पम्मा ने कहा कि वह पहले इसी मंदिर में आए, फिर इसी मंदिर के पास एक जगह वह उसे लेकर जाएगी जहाँ यह गुप्त पूजा होगी और वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा। ममता तय तारीख यानी 19 अक्टूबर 1999 को होसकोट के उस मंदिर में पहुंची। वहां से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर किम्पम्मा उसे ले गई। यहाँ दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और पहले से यहाँ पूजा की कुछ तैयारी थी। पूजा शुरू हुई और कुछ मंत्रोच्चार के बाद किम्पम्मा ने ममता से आंखें बंद कर भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। बीच बीच में किम्पम्मा उसे गंगा जल जैसा कुछ पीने के लिए दे रही थी। फिर किम्पम्मा ने ममता से कहा कि अब वह उसे अपनी हाथों से प्रसाद खिलाएगी। किम्पम्मा उठी और उसने ममता के बाल पकड़कर उसकी गर्दन उठाई और उसके मुंह में एक कैप्सूल प्रसाद के साथ मिलाकर खिला दिया। ममता का सिर चकराने लगा तो किम्पम्मा ने उसे काबू किया और 3 से 4 मिनट के अंदर ममता मर चुकी थी। किम्पम्मा ने एक एक कर ममता के सारे गहने उतारे, उसके बटुए से सारे पैसे निकाले और उसकी सारी कीमती चीज़ें अपने बैग में रखी। किम्पम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही थी। ममता की मौत उसकी ज़िंदगी में वो खुशी लाई थी कि जिसकी उसे वर्षों से चाह थी। फिर 2 पल आसपास देखा और केम्पम्मा वहाँ से गायब हो गई। चैन से जीने का इंतजाम हो चुका था। अपनी पसंद के गहने बचाकर केम्पम्मा ने कुछ गहने बेचकर अच्छी खासी रकम जुटा ली थी, जो सारी सुविधाओं के साथ जीने के लिए काफ़ी थी। ममता के कत्ल के बाद किम्पम्मा ने सोचा कि गहने लूटने से ही काम बन सकता है और अब उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मंदिर जाती और कुछ औरतों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती, फिर उनका शिकार करती और गहने लूट लेती। ऐसे ही एक परिवार में पूजा के बहाने वह गहने लूटने की फिराक में थी, लेकिन तभी पुलिस ने आकर उसे धर लिया। 6 महीने बाद वह जेल से छूटी और उसने कुछ समय के लिए गुमनाम रहना तय किया। वह नहीं चाहती थी कि पुलिस को उस पर किसी किस्म का कोई शक हो। उसके पास इतनी दौलत थी कि वह अगला कुछ समय आराम से गुजार सके। कभी कोई मौका मिला तो केम्पम्मा ने छोड़ा नहीं और चोरी व लूट कर ही डाली, लेकिन उसमें छुप कर
रहने का सिलसिला बनाए रखा। अब साल था 2007 और केम्पम्मा की जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर थी। किसी को 8 साल बाद भी कुछ नहीं पता था कि ममता का मर्डर किसने किया। केम्पम्मा को यकीन था कि 8 साल पहले वाली उसकी तरकीब बेहद कारगर थी। इस साल उसने वही तरकीब अपनाकर कुछ और शिकार करने का मन बना लिया। शहर के मंदिरों में उसने आना शुरू किया और अपनी साती नज़र से अपने शिकारों की शिनाख्त शुरू की। शहर में ऐसी संपन्न औरतों की कमी नहीं थी जो बच्चे न होने पर, बीमार होने पर या घर में किसी सदस्य से जुड़ी समस्या के हल के लिए मंदिर और पूजाओं में कोई रास्ता खोजा करती थी। यही औरतें केम्पम्मा का शिकार थी। उसने कुछ औरतों के साथ बातचीत और घुलना मिलना शुरू किया। 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगते थे केम्पम्मा को यह तय करने में कि वह औरत उसका सही शिकार है या नहीं, यानी उसे अच्छा माल मिलेगा या नहीं। अब केम्पम्मा ने इन औरतों के साथ वैसे ही पूजा करने की बात की और सबको कुछ दिनों के गैप से तारीखें देती गई। अलग अलग मंदिरों के पास, सुनसान जगहों पर या किसी को किसी सराय के एक एकांत वाले कमरे में बुलाकर पूजा रखी। अक्टूबर 2007 से दिसंबर 2007 तक के बीच करीब 2 ढाई महीनों में केम्पम्मा ने आधा दर्जन औरत को पूजा के दौरान वैसा ही कैप्सूल खिलाकर मौत के घाट उतार दिया और उनके जेवरात व रुपये पैसे लेकर चंपत हो गए। साल 2007 में 2 महीनों में एक के बाद एक औरत की लाश मिलने से जब सनसनी फैली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और अपने नेटवर्क से खबरें निकालने को कहा। सारी लाशें किसी न किसी मंदिर के पास पाई गई थी और उनके गहने व कीमती चीज़ें लूटे गई थी। लंबे समय तक चली तहकीकात के बाद पुलिस ने जब शक के आधार पर एक औरत को बेंगलोर के एक बस अड्डे से केम्पम्मा को गिरफ्तार किया तो उसके पास काफ़ी गहने बरामद हुए। पूछताछ के बाद केम्पम्मा ने कत्ल करना कबूल कर लिया। इसके बाद पूरे देश में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि केम्पम्मा देश की पहली महिला सीरियल किलर के तौर पर पहचानी गई। इसे साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाने लगा और कम से कम 7 औरतों के कत्ल का इल्ज़ाम इस पर लगा। सिर्फ अपने लालच के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा औरतों को मारने वाली साइनाइड मल्लिका कुछ समय पहले तब चर्चा में आई थी जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के मौत के मामले में शशिकला को जेल हुई थी और शशिकला जेल के उस बैरक में थी जिसके लगे बैरक में साइनाइड मल्लिका कैद थी। तो ये थी केडी केम्पम्मा की खौफनाक कहानी, जिसने लालच और दौलत की हवस में मासूम औरतों को मौत के घाट उतारा। इंसानी फितरत की हदें क्या क्या करवा सकती है, ये इस कहानी से साफ झलकता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।